हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययनम एकेडमी एंड माई सेल्फ डॉक्टर जतिन लांबा। और बच्चों, आज हम अपने CSET के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, राइट। तो बिल्कुल सही समझे, क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये आपने दो अलग अलग यूनिट्स पढ़ी थी, अलग अलग चैप्टर्स थे, डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यहाँ पर इसको एक ही चैप्टर के अंदर कवर किया गया है और बिल्कुल जैसा नाम पे आपने देखा, बेसिक्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं जाना है। तो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था बिल्कुल वही सब कुछ इसमें है और उससे ज़्यादा इलेबरेटेड नहीं है, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक्स हम जानेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन की हम बात करेंगे, वेयर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली मार्केट, इनके बेसिक्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जानेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एज वी ऑल नो दैट द पेपर ऑफ एग्जाम पैटर्न ऑफ CSET इज ऑब्जेक्टिव and MCQs, multiple choice questions, are asked in your exam and each question has 4 options A, B, C, D and one correct option you have to take. So ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से है तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत माइनर से माइनर चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को समझेंगे दैट आप डायरेक्टली MCQs जो आए उनके ऑप्शंस को कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा, उस पर आप टिक कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर स्लाइड में द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज डिमांड। तो सबसे पहले हम देखें व्हाट इज डिमांड, राइट। तो बच्चों चलो डिमांड की डेफिनेशन पढ़ें, उसको समझें। उससे पहले एक बहुत बेसिक सी बात कि डिमांड क्या है, और हम यहाँ जो डिमांड पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक सेंस में पढ़ रहे हैं। आप जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़ रहे हैं, राइट, ये ध्यान रखें। तो साधारण शब्दों में, इन अ कॉमन लैंग्वेज, इन अ सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आपको बोलूँ कि डिमांड, तो उसका हिंदी में अगर आपको बोलूँ रूपांतरण किया जाए उसको, तो ट्रांसलेट किया जाए, तो हिंदी में डिमांड को बोलते हैं मांग। मांग मतलब कोई चीज़ मांगना, राइट। तो ज़रा कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम इसको समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे और फिर समझेंगे कि इकोनॉमिक सेंस में डिमांड बेसिकली क्या है, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने कुछ सिंपल से एग्जाम्पल से। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि डिमांड का हिंदी वर्ड होता है मांग। मांग मतलब मांगना। तो अब ज़रा देखें कि क्या इकोनॉमिक टर्म्स में और जनरल लैंग्वेज में आप जो डिमांड का मीनिंग लेते हैं वो सेम है या कुछ डिफरेंट है। इससे पहले कि हम इस पे चलें, इस पे चर्चा करें, कुछ एग्जाम्पल देखें, मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि इकोनॉमिक्स में हम ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, राइट। अब ये सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो जिन्होंने क्लास 12 तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कॉमर्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज से, वो बच्चे अच्छे से जानते हैं। बट स्टिल अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है, नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स, तो बता दूं कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है, मनी अर्न करने के पर्पज से की जाती है, जिसके बदले में हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होना है। दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब क्या है,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, राइट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती हैं, जो या तो हम किसी वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, या फिर हम ड्यू टू लव एंड अफेक्शन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग पर्पस और ऑब्जेक्टिव। लाइक अ सिंगर सिंगिंग in a party, birthday party of one of his friends. So अब एक सिंगर है, प्रोफेशनल सिंगर है, वो बाहर कहीं कोई कंसर्ट करता है प्रोफेशनली, तो उसके लिए वो बाकायदा चार्ज करता है, एक एक शो के वो लाखों रुपए चार्ज करता है। तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके लिए उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मनी मिल रही है। एक शो के वो कई लाख रुपए ले रहा है। बट वही फ्रेंड, ऐसे लोगों के साथ बड़ी दिक्कत होती है ना, प्रोफेशनल्स के साथ, सिंगर डांसर, है ना, अगर कहीं गेट टुगेदर हो गया फैमिली का या फ्रेंड्स का, तो उन्हें लगता है भाई फ्री में नचाओ इसको, है ना, फ्री में गवाओ, फ्री में नचाओ, है ना भाई। एक तो परफॉर्मर उनको प्रोफेशनल मिल ही गया उनके बीच में, अब उससे रिक्वेस्ट कर देगा हर कोई, भैया ये गाना सुना दे, नहीं, तो वो वहां पर परफॉर्म करता है, पार्टी में गा रहा है, तो दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले में उसे मिलना कुछ नहीं है ना। रिश्तेदार तारीफ कर देंगे, फ्रेंड्स तारीफ कर देंगे, क्लैपिंग हो जाएगी, और उसने वो किया भी उसी लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए किया है, नॉट फॉर द प्रॉफिट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो दीज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके लिए वो फीस चार्ज करेगा। वही डॉक्टर अपने घर में अपने बीमार बच्चे को देखता है, उसको ट्रीट करता है उसके लिए, तो दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यहाँ पर मुझे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स हम अगर पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कंसर्न होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई, सबके दिमाग में बैठ गई। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, डिमांड पे। लेकिन फिर वही बात, इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो डिमांड होगी उसकी बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि डिमांड का मतलब होता है मांगना। अगर इस हिसाब से मैं आपको बोलूं कि आप लेक्चर अटेंड करके घर जाते हो, कॉलेज से घर गए, भूख लगी, आपने अपनी मदर को, सिस्टर को कहा कि भाई भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो, डिनर का टाइम है तो डिनर दे दो, लंच का टाइम है तो लंच, मतलब कुछ दो खाने को, भूख लगी है, आपने खाना मांगा। इज इट डिमांड? क्या आप इसको डिमांड कहेंगे? मांग तो रहे हैं आप, मांगना, मांग मतलब क्या है, डिमांड मतलब मांग, मांग मतलब मांगना। तो व्हेन यू आस्क योर मदर, योर सिस्टर to serve the food because you are hungry, is it demand? yes, in general terms आप कह सकते हैं बिल्कुल डिमांड है जी, ये मेरी डिमांड है, बट in economic sense it is not demand. क्यों सर? अगेन this is not an economic activity. आपने वो चीज मांगी, आपकी मदर आपको फूड सर्व करके देगी, खिलाएगी, आपकी सिस्टर आपके लिए खाना लेके आई, बट उसके बदले में आप उन्हें कुछ पे नहीं कर रहे हो। अब आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, जो खाना बनाया वो क्या फ्री में आता है? क्या राशन फ्री में आता है? वो तो खरीद के लाए हैं। तो जब वो खरीद के लाए होंगे आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपके फादर, तो उन्होंने डिमांड की होगी, वो इकोनॉमिक डिमांड है, उन्होंने उसके लिए मनी पे की। मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं कब कह रहा हूँ कि वो डिमांड नहीं है, दैट इज डिमांड। बट आई एम आस्किंग हियर कि आपने जो खाना खाने को मांगा और आपकी मदर ने परोसा, इज इट डिमांड? नो, क्योंकि आप उसके लिए पे नहीं करेंगे। अब इसी चीज को हम लेते हैं दूसरे वे में।
आप किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी ढाबे पे गए और वहां पर आपने ऑर्डर किया कि भाई एक थाली लगा दो, है ना, या दाल मखनी, शाही पनीर ऑर्डर किया आपने, साथ में बोला 4 तंदूरी रोटी लगा दो। दैट इज डिमांड। वहां भी तो आपने मांगा, आपको भूख लगी, फर्क कितना था, आपको भूख लगी, आप घर गए, घर जाके आपने मदर को, सिस्टर को बोला खाना दो, उन्होंने खाना दिया, बट आपने बदले में कुछ पे नहीं किया। आपको भूख लगी, आपने कहा नहीं घर का खाना नहीं खाना है, होटल चलते हैं, ढाबे पे चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, आप वहां चले गए, वहां गए, आपने ऑर्डर दिया, वेटर ने सर्व किया, आपने खाया और उसके बाद बिल चुकाया। दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो इकोनॉमिक सेंस में हम इसको डिमांड मान रहे। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? बहुत सिंपल वे में अगर हम इसको समझे तो ये डिमांड है, इकोनॉमिक टर्म्स में ये डिमांड है। तो डिमांड होने के लिए सिर्फ मांगना डिमांड नहीं है, उसका इकोनॉमिक होना भी डिमांड होना जरूरी है। और इकोनॉमिक तब होगा जब आप उसके लिए पे करेंगे, यानी उस चीज का प्राइस होगा। इज इट क्लियर? तो अब हम चलते हैं डिमांड पे। तो यानी डिमांड के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है प्राइस। कि डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे होती है, जब आप उसके लिए पे करते हैं प्राइस होता है। और उसके अलावा और क्या चीजें वो भी हम समझते हैं। तो आओ सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस। किसी भी कॉमोडिटी की, चाहे वो गुड्स हैं सर्विसेज हैं, उसकी वो क्वांटिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। यहां पर बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। एक तो होता है विलिंग टू परचेज, खाली ये नहीं बोला विलिंग टू परचेज। अगर आप बोलते हैं विलिंग टू परचेज ओनली, कि मैं एक चीज खरीदना चाहता हूं, दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज डिजायर। विलिंगनेस मीन्स डिजायर, विलिंगनेस मीन्स डिजायर, इच्छा। लेकिन वो डिमांड नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि उसके साथ एक और चीज है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब एबल टू परचेज, आप उसको खरीदने की क्षमता भी रखते हैं, आपको उसको खरीदने की आपकी हैसियत है, औकात है। यू हैव अ मनी, यू हैव अ रिसोर्सेस। तो सिर्फ खरीदने की इच्छा रखना, विलिंगनेस इज अ डिजायर, इज नॉट डिमांड। डिजायर को डिमांड होने के लिए साथ में क्या चाहिए? एबिलिटी, रिसोर्सेज, मनी आपके पास होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए। ओनली देन इट विल बी वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स द डिमांड। और भी एलिमेंट्स है, सिर्फ ये नहीं है। तो विलिंगनेस प्लस एबिलिटी, राइट। अच्छा, अगर मैं विलिंगनेस डिजायर ही कहलाएगी, वो डिमांड नहीं हो सकती है जब तक बाकी एलिमेंट नहीं मिलेंगे। क्योंकि विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? आई एम विलिंग, ऐसे तो मैं कुछ भी इच्छा कर सकता हूं, मेरी औकात हैसियत नहीं है, मैं फिर भी इच्छा कर सकता हूं। आई विश टू स्पेंड माई हॉलीडे, माई वेकेशंस इन स्विट्जरलैंड। आई विश टू ड्राइव वंस इन अ लाइफ फरारी कार, राइट। मैं चाहता हूं कि लाइफ में एक बार फरारी चला के देखूं, चलाऊं। आई विश। सो दिस इज मेयरली अ विश, डिजायर, इट इज नॉट डिमांड, बिकॉज मेरे पास पैसे उसके लिए नहीं है। तो एबिलिटी भी होना जरूरी है, राइट। तो कंज्यूमर के पास विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी होनी जरूरी है। तो क्या बोला हमने? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी। अब डिमांड को आप कैसे मेजर करोगे? आप किसी व्यक्ति की डिमांड को कैसे बताओगे कि वो कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स, कितने केजी, कितने लीटर, कितने मीटर, जो भी उसकी यूनिट है, वो खरीदने को तैयार है, रेडी टू बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स देखे आपने क्या है? पहला तो विलिंगनेस का होना जरूरी है, डिमांड के लिए विलिंगनेस होना जरूरी है। दूसरा एबिलिटी, आपके पास रिसोर्सेज होना जरूरी है। तीसरा गिवन प्राइस या डिफरेंट प्राइजेस, किस प्राइस पे आप कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और एक टाइम भी होता है। जब आप डिमांड की बात करते हैं तो वो डिमांड क्या होती है? एक दिन की डिमांड है, एक महीने की है, एक हफ्ते की। आप राशन खरीद रहे हैं तो आप इतना राशन आप बोलते हैं हम खरीद के लाते हैं, तो वो क्या है? एक महीने की डिमांड है आपकी, या एक दिन की है, या एक साल की है। तो पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एसेंशियल एलिमेंट है। तो हम ध्यान दें यहाँ पर, डिमांड इज इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन डिजायर। मैंने अभी बताया आपको,
डिमांड जो है वो डिज़ायर से कुछ अलग है। कैसे अलग है? तो मैंने बता दिया, डिज़ायर सिर्फ होता है विलिंगनेस टू बाय। डिज़ायर क्या होता है? ओनली विलिंगनेस टू बाय। बट डिमांड में और एलिमेंट्स भी जुड़ेंगे, एबिलिटी टू बाय भी जुड़ेगा, एंड गिवन प्राइस, गिवन टाइम। सो इन इकोनॉमिक सेंस देखें तो डिमांड इज समथिंग मोर देन डिज़ायर टू परचेज, दो डिज़ायर इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डिज़ायर के बिना डिमांड हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। बाकी एलिमेंट्स है, डिज़ायर ही नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, तो आप खरीदोगे क्या उस चीज़ को? आप विलिंग ही नहीं हो उस चीज़ को खरीदने के लिए। आपके पास पैसा भी है, बोलते पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, और प्राइस भी है मार्केट में, वो अवेलेबल भी है, उसका प्राइस भी अवेलेबल है, और टाइम भी है आपके पास। लेकिन आप विलिंग ही नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो क्या वो डिमांड में कन्वर्ट हो पाएगी चीज़? नहीं। सो डिज़ायर जो है वो फॉरमोस्ट एसेंशियल एलिमेंट, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक है, ये ध्यान रखना। हर एक एलिमेंट एसेंशियल है डिमांड कहलाने के लिए। किसी भी चीज़ के हर एक एलिमेंट जो मैं बताऊंगा वो एसेंशियल है, कोई भी कम नहीं है, और वो सारे एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे ओनली देन इट विल बी डिमांड। तो ये पॉइंट समझ में आया कि डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डिज़ायर। बट हाँ, साथ ही साथ डिज़ायर इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिमांड, राइट। अब यहां पर इफेक्टिव डिमांड के लिए डिमांड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है ये मैंने आपको बताया। इस पे आएंगे, वापस दोबारा से आऊँगा इस पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ज़रा तीन टर्म्स यहाँ पर बता दूँ कि तीन टर्म्स हमें बहुत ध्यान से समझनी है और उनमें डिफरेंस समझना है। डिज़ायर, वांट और डिमांड, क्या फ़र्क है? तो आओ देखते हैं ज़रा, डिज़ायर, डिमांड और वांट में क्या फ़र्क है, ज़रा इस बात पे चर्चा करेंगे। तो तीन बातें मैंने आपको बोली, डिज़ायर, वांट और डिमांड। इन तीनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, वो हमें देखना है। चलो जी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने तीन पार्ट में बोर्ड को यहाँ पर डिवाइड किया। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर दिख रहा है, डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है ओनली विलिंगनेस टू बाय। किसी भी चीज़ की को खरीदने की आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विलिंगनेस है, दैट इज कॉल्ड डिज़ायर, राइट। किसी भी चीज़ को खरीदने की जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विलिंगनेस है, दैट इज कॉल्ड डिज़ायर। लेकिन ये डिमांड नहीं हो सकती जब तक बाकी एलिमेंट ना हो। तो डिज़ायर का मतलब है ओनली विलिंगनेस, राइट। अब जब हम बात करते हैं वांट की, तो वांट जरा एक स्टेप आगे आ जाती है। वांट इससे जरा एक स्टेप आगे आ जाती है। कैसे? जब आप बात कर रहे हैं वांट की, तो वांट का मतलब है विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू बाय। आप उस चीज को खरीदने की इच्छा भी रखते हैं,
और आपकी एबिलिटी भी है, यानी आपके पास पैसा भी है, पैसों की कमी नहीं है। तो ये आपकी वांट बन गई। डिज़ायर किस में कन्वर्ट हो गई? वांट में कन्वर्ट हो गई। तो याद रहेगा कि डिज़ायर में सिर्फ एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, ओनली विलिंगनेस। उसके अलावा ना आपके पास पैसे हैं, ना आप पैसे खर्च करने के मूड में हैं, ना प्राइस वगैरह कुछ नहीं, एक गिवन प्राइस पे नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ मेयरली डिज़ायर है। लेकिन जब उसमें आपकी एबिलिटी भी हो जाती है कि आप खरीदना चाहते हैं और खरीदने के लिए पैसे भी हैं, तो वहाँ तक की बात सीमित हो गई। तो वो क्या है? वांट है, यानी आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। वांट मतलब ज़रूरत है, उसकी नीड है। लेकिन वो वांट डिमांड में कब अब कन्वर्ट होगी? तो डिमांड में कन्वर्ट होगी कब? जब और एलिमेंट्स भी जुड़ेंगे। विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू बाय प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। यानी आपके पास पैसा है, एबिलिटी मतलब पैसा हो गया, लेकिन क्या आप वो पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं? अब ऐसे दुनिया भर के कंजूस देखे हमने, एक से एक दुनिया में भरे पड़े हैं। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन खर्च करने में जान निकलती है कि भैया खर्च कर दिया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो क्या करें? वो डिमांड हो पाएगी? कभी कभी डिमांड हो पाएगी? नहीं होगी। तो जब हम एक टर्म यूज करते हैं कि दैट क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, तो इन तीनों को मैं एक ही शब्द में समेट देता हूं। इन तीनों को अगर मैं एक ही वर्ड में समेट दूं तो मैं कह सकता हूं कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। राइट? इन तीनों को अगर मैं एक वर्ड में समेट दूं तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्योंकि डिमांड को आप किस में मेजर करेंगे? क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करेंगे, क्वांटिटी में मेजर करेंगे, बताया था भी मैंने थोड़ी देर पहले। तो दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। तो जब हम ये रेडी वर्ड लगा देते हैं तो इसमें तीनों बातें आ गई। विलिंगनेस होगी, तभी तैयार होगा वो खरीदने को। एबिलिटी भी होगी, उसके पास पैसा भी होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पैसा खर्च करने को भी तैयार है, कंजूस नहीं है वो। तीनों बातें हैं तो मतलब रेडी टू बाय, वो खरीदने को तैयार है। अच्छा जी, क्या इन तीनों से भी डिमांड बन जाएगी? जी नहीं, ये अभी भी डिमांड नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी सर? क्योंकि डिमांड हमेशा देखी जाती है एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। गिवन टाइम, गिवन प्राइस। डिमांड हमेशा किस पे होती है? गिवन प्राइस पे। आप किसी भी चीज की क्वांटिटी खरीदने को तैयार हैं, लेकिन किस पे? उसके एक पर्टिकुलर मार्केट में जो प्राइस है, उस प्राइस के हिसाब से ही तो आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। अगर प्राइस आपको लग रहा है ज़्यादा है तो आप उसकी कम क्वांटिटी खरीदने को तैयार होंगे। ये लॉ ऑफ डिमांड है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर प्राइस कम है तो आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने को तैयार होंगे। बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? तो यानी सीधा सा लॉजिक हो गया कि डिमांड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट जरूरी है? विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, दैट इज कॉल्ड रेडी टू बाय, प्लस एट अ गिवन प्राइस गिवन टाइम। जब ये सारी चीजें मिलेंगी, ओनली देन यू कैन से कि ये डिमांड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिजायर से ही डिमांड बनेगी ना, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट जो है डिमांड में, सबसे जब पहली चीज जो है वो क्या है? विलिंगनेस टू बाय। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? विलिंगनेस टू बाय, है ना? तो जब इस विलिंगनेस के साथ बाकी चीजें भी जुड़ जाएंगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे यहां पर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि जब ये सारी चीजें यहां जुड़ जाएंगी तो ये क्या बन जाएगी? डिमांड बन जाएगी।
तो डिमांड का दूसरा नाम क्या है? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। वो डिजायर इफेक्टिव कब हो गई? इफेक्टिव का मतलब समझ रहे हो? अभी तक वो सिर्फ डिजायर थी, सिर्फ विलिंगनेस थी, लेकिन अब वो विलिंगनेस इफेक्टिव हो गई है, यानी वो खरीदेगा, खरीदने को तैयार है। कब? जब ये बाकी के एसेंशियल एलिमेंट जुड़ जाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन क्या उठता है सर? इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, खास तौर पे एमसीक्यूज में, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अगर आपको ये बोले डिमांड रेफर्स टू, या डिमांड इज, ऑप्शन दिया डिज़ायर, तो आप उस पर टिक नहीं करेंगे। डिमांड डिज़ायर है क्या? नहीं। डिमांड इज वांट, तो डिमांड क्या वांट है? नहीं। सो फिर डिमांड क्या है? अगर ये ऑप्शन दिया हो डिमांड इज, या एक दे दिया तीसरा ऑप्शन नीड, डिमांड नीड है? नहीं। हाँ, अगर एक ऑप्शन दिया है इफेक्टिव डिजायर, डिजायर पे टिक नहीं करेंगे, किस पे टिक करेंगे? इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर का मतलब अ डिजायर बिकम इफेक्टिव व्हेन ऑल दीज अदर एलिमेंट्स, एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी एट गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम, ये एलिमेंट जुड़ जाएंगे, देन इट बिकम्स इफेक्टिव डिजायर एंड डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। आई थिंक ये बात समझ में आई बच्चों, कि अगर क्वेश्चन आएगा और उसमें पूछा जाए कि डिमांड इनमें से क्या है जो ऑप्शंस दिए हैं, वांट है? नो। डिजायर है? नो। नीड है? नो। इफेक्टिव डिजायर है? यस, इट इज इफेक्टिव डिजायर। ये बात अच्छे से समझ में आ गई बच्चों? डिमांड के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो समझ में आ गए। अब हम जरा इसको और एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझेंगे। जो आपने अभी यहाँ पर देखा, एसेंशियल एलिमेंट सारे पढ़े अभी तुमने, उसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, तो आप बताएं कि उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर कि क्या वो डिमांड होगी या नहीं होगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, I want to purchase a car. I want to purchase a car. मैं कार खरीदना चाहता हूं। तो आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट डिमांड है। बहुत ध्यान से देखें। आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, मैंने अभी आपको डिमांड के एसेंशियल एलिमेंट्स बताए, तो उन सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को दिमाग में रखते हुए, उनको जहन में रखते हुए आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट डिमांड है, क्या इसको आप डिमांड कहेंगे? जी नहीं। यहाँ पर आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, मैं कार खरीदना चाहता हूँ, दिस इज मेयरली अ डिज़ायर, विलिंगनेस। ना तो यहाँ एबिलिटी पता चल रही है, ना रेडीनेस टू स्पेंड मनी है, ना गिवन प्राइस है, ना गिवन टाइम है। सो इट इज नॉट डिमांड। तो मैंने आपसे पूछा क्या ये डिमांड है? नहीं है। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं लिख दूं, I am ready to buy a car, मैं कार खरीदना चाहता हूं। आई एम रेडी टू बाय अ कार, मैं कार खरीदना चाहता हूं। क्या ये डिमांड है? मैंने क्या वर्ड यहां पर यूज किया? रेडी। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि रेडी का मतलब हो गया मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, चाहता नहीं हूं। आई एम रेडी, तैयार हूं। तो यानी तैयार हूं का मतलब पूरी तैयारी है, यानी मेरे पास इच्छा तो है ही है, विलिंगनेस,
साथ ही साथ पैसे भी हैं और मैंने पैसे भी खर्च करने को तैयार भी हूँ, बिल्कुल चेक काट के बैठा हूँ भाई चलो शोरूम और मैं गाड़ी लूँ। अब क्या रह गया इसमें, कुछ रह गया? तो क्या बोलूँ मैं, ये डिमांड है? बताओ क्या कहोगे, डिमांड है? जी नहीं, अभी भी ये डिमांड नहीं है। क्यों? प्राइस कहाँ है? प्राइस बताएं? टाइम बताएं? नहीं। सो इट इज नॉट डिमांड स्टिल। अब अगर मैं यहां पर ये कहता हूं आई एम रेडी टू बाय अ कार वर्थ रुपीज, उसका प्राइस भी बता रहा हूं मैं कितने तक की, 5 लाख, 15 लाख, कुछ भी लिख लो जो बजट हो। ड्यूरिंग दिस मंथ और दिस वीक, अब बताएं कि ये डिमांड है या अभी भी कुछ रहता है इसमें। ध्यान से पढ़ लेंगे स्टेटमेंट को। आई एम रेडी टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने को तैयार हूं। रेडी का मतलब विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस टू स्पेंड भी है। खरीदने को तैयार भी हूं, पैसे खर्च भी करने को तैयार हूं। वर्थ रुपीज, प्राइस भी बता दिया मैंने कि 15 लाख की गाड़ी खरीदने को तैयार हूं, जो भी इस प्राइस पे है। टाइम पीरियड भी बता दिया, ड्यूरिंग दिस वीक, इसी हफ्ते खरीदनी है। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो यस इट इज डिमांड, तो इसको हम डिमांड कहेंगे, दिस इज डिमांड। सो डिमांड होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है बच्चों, समझ में आ गया। मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट्स भी बताए, फिर मैंने आपको उनको अलग अलग एक एक करके, डिज़ायर में क्या एसेंशियल एलिमेंट आता है, वांट में क्या आता है, और डिमांड में वो सारे एसेंशियल एलिमेंट क्या है वो भी बताए, और फिर हमने एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझा। आई थिंक सो कि बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट आर द मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिमांड, राइट। तो चलते हैं बच्चों आगे। और अब हम यहां पर बात करेंगे कि इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव डिमांड होने के लिए क्या क्या चाहिए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले चाहिए डिजायर, डिजायर का मतलब होता है विलिंगनेस टू बाय। फिर होता है मीन्स टू परचेज, परचेज करने के लिए साधन होने चाहिए यानी एबिलिटी टू बाय। और उसके अलावा विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स, यानी उस पैसे को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ये नहीं पैसा तो बहुत है लेकिन निकालना नहीं है, खर्च नहीं करना, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, है ना। और साथ में प्राइस एंड टाइम, ये सारे एलिमेंट जब जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से बच्चे बहुत अच्छे से अब तक तुम्हें डिमांड का पूरा मीनिंग जो भी कुछ रहता होगा अभी तक में वो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा। जिन्होंने पहले पढ़ा है उन्हें भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी। यहां पर आपको दो चीजें समझनी है। टू थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। अक्सर आप ये वर्ड सुनेंगे, सुना भी होगा आपने, एक डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोनों में क्या फर्क है? क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। ये ध्यान रखना, डिमांड जब हम बोलते हैं तो डिमांड अलग अलग प्राइस पे अलग अलग हो सकती है ना। भाई आप एप्पल खरीदने गए, एप्पल खरीदने गए, अगर वो आपको मिल रहा है 50 रुपीज़ के जी, तो आप कहोगे मैं 2 किलो खरीद लूँ, 3 किलो भी खरीदने को तैयार हूँ। तो वहाँ डिमांड आप 3 किलो खरीद रहे हैं। फिर आपको अगले दिन मिलता है या अगले हफ्ते जाते हैं 80 रुपये, उसने कहा जी रेट बढ़ गया, महंगा हो गया, 80 रुपये हो गए, भाई ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा जी पीछे से ही कम आ रहा है, चलो तो अब मैं 3 किलो नहीं भाई 1.5 किलो ही दे दे या 2 किलो दे दे।
फिर गए एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, तो बोलता जी 120 रुपये किलो। भैया ऐसी क्या आग लग गई मार्केट में? उसने कहा न्यूज़ नहीं देखता क्या, फसल खराब हो गई जा, और स्टॉक कम हो गया, ले 120 रुपये किलो। उसने कहा भैया एक काम कर, 1 किलो ही दे दे। और मेरा जैसा गरीब पहुंच गया, बोलता भैया आधा किलो दे, 250 ग्राम ही दे दे, सूंघ के ही काम चला लूंगा। नहीं, तो डिमांड अलग अलग प्राइस पे अलग अलग होगी, मेरी बात को समझना ध्यान से। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड की जब हम बात कर रहे हैं, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड अलग अलग प्राइस पे अलग अलग होगी। एक इस प्राइस पे इतनी डिमांड, इस पे मैं इतना खरीदने को तैयार हूं, इतना प्राइस हुआ तो मैं इतना खरीदने को तैयार हूं, फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड, द टर्म क्वांटिटी डिमांडेड, तो पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जब आप एक पर्टिकुलर प्राइस, गिवन प्राइस का मतलब क्या है? यहां पर गिवन प्राइस मतलब इसको आप बोल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो आप डिमांड बताएंगे कि इतनी क्वांटिटी मैं खरीदने को तैयार हूं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मतलब अलग अलग प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज आर डिमांडेड, है ना? अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं वो उस प्राइस पे पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, अलग प्राइस पे अलग क्वांटिटी डिमांडेड। और इसी को जब हम एक टेबल में प्लॉट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। दूसरा, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, स्टॉक और फ्लो, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। स्टॉक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं वो स्टॉक है। और फ्लो मतलब जो एक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब एक लेंथ है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वर्ड आता है पीरियड में, ड्यूरिंग अ मंथ, ड्यूरिंग अ वीक, ड्यूरिंग अ ईयर। तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है? वी मस्ट एक्सप्रेस डिमांड एज सो मच पर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पर डे। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया आपके घर में मिल्क का कंजम्पशन कितना होता है, तो आप पूछोगे ना कि आप कहोगे 2 kg, तो 2 kg ऑब्वियसली पूरे महीने का तो होगा नहीं, तो आप बोलोगे 2 kg पर डे। तो पूरे महीने का तो आप बताओगे kg, लीटर जो भी, तो 2 लीटर आपने बोला पर डे। अगर मैं बोलूँ मंथली तो कहोगे भाई ये ले मल्टीप्लाई करके बता दिया, इतना लीटर मंथली दूध लग जाता है पर ईयर। सो डिमांड हमेशा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है, पर डे, पर मंथ, पर वीक, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो दो चीजें यहां पर हमने समझी क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में कि एक तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमेशा एक्सप्रेस होती है एट अ गिवन प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, और दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट, इसको हम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मेजर करते हैं। आगे अगर हम चलें तो हम बात करेंगे अब डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइट? डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की हम यहां पर बात करेंगे। डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जिसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब जो किसी भी चीज की डिमांड को डिटरमाइन करे, तय करे। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को तय करेंगे, डिटरमाइन करेंगे या उसको इफेक्ट करेंगे? इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि उन फैक्टर की वजह से किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, राइट? किसी भी फैक्टर, वो फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की उसकी डिमांड जो है या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब उसका इफेक्ट भी कैसा होगा, अब यहां पर समझना ध्यान से। मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू है, बार बार बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। तो यहां पर हमें टू द पॉइंट याद करना है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई कहानी बनाने का, लिखने का, रटने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि सीधी सीधी बात आएगी। दो टूक बात करेंगे, दो टूक। अब वो दो टूक बात क्या है? वो दो टूक बात ये है कि भाई इस फैक्टर का डिमांड पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा या इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा।
तो जब हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो या तो डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा कि वो फैक्टर बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गई, उसमें कम हुआ तो डिमांड कम होगी, डायरेक्ट इफेक्ट, या फिर इन्वर्स इफेक्ट, राइट। तो आओ चलते हैं एक एक को। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहला जो फैक्टर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज तो किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को जो पहला फैक्टर इफेक्ट डालता है दैट इज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। जिस कॉमोडिटी की आप डिमांड की बात करें, जिस कॉमोडिटी की आप डिमांड चेक कर रहे हैं, उसको इफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है खुद उस कॉमोडिटी का प्राइस, खुद उस कॉमोडिटी का प्राइस। तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, इसका कैसा रिलेशन बताया बच्चों? इनवर्स रिलेशन। और ये बिल्कुल मोटे अकल की बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, आप खुद सोच के देख लो। लेकिन एक चीज और समझनी है बच्चों, जब भी आप एक किसी पर्टिकुलर फैक्टर को समझ रहे हैं, आप जैसे यहां पर मैं इस फैक्टर की बात करूं, फिर मैं इसकी बात करूंगा, फिर मैं इसकी बात करूंगा, फिर मैं इसकी बात करूंगा, वन बाय वन। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को समझ रहे हैं तो आपको यहां पर ये पहले ही समझना जरूरी है, सेट्रिस पेरिबस। ये क्या होता है सर? सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या रिमेनिंग सेम। यानी जब मैं इस पर्टिकुलर फैक्टर की बात कर रहा हूं, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं ये एज्यूम करूंगा, ये एजम्पशन है सेट्रिस पेरिबस कि मैं ये एज्यूम करूंगा कि बाकी के ये सारे फैक्टर, जितने भी और फैक्टर हैं जो कॉमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जब आप ये एज्यूम कर लेंगे, जब ये एजम्पशन रहेगी कि बाकी फैक्टर सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तभी इस फैक्टर का आपको सही इफेक्ट, जो मैं इन्वर्स रिलेशन बता रहा हूं कि प्राइस का किसी कॉमोडिटी की डिमांड्स के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, वो इन्वर्स रिलेशन तभी निकल के आएगा जब बाकी फैक्टर्स सेम रहेंगे। ठीक है जी। तो ये इन्वर्स रिलेशन ये बता रहा है, आप खुद सोच के देखो, दिमाग पे जोर डाल के देखो कि अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। भाई हर किसी का एक अपना बजट होता है ना भैया। तो और अगर आप कहोगे नहीं जी हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे पास पैसे की तो कमी नहीं है, तब भी भाई किसी चीज़ पे सारा पैसा क्या आप एक ही चीज़ पे लगाओगे? सारा पैसा क्या कपड़े खरीदने पे ही लगा दोगे करोड़ों रुपए? नहीं, आपका हर चीज़ का एक बजट है, आपने उसको एलोकेट किया है, आपको अपनी सारी ज़रूरतें उससे पूरी करनी है, और हर एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी के लिए आपका अपने एक बजट है। तो जब उस कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका जो बजट है उसके अंदर आप उसकी कम क्वांटिटी खरीद पाओगे, और प्राइस कम होगा तो ज़्यादा खरीद सकते हो। तो प्राइस यहाँ पर कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा, प्राइस जितना कम होगा डिमांड ज़्यादा होगी। तो पहला फैक्टर जो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करता है वो खुद उस कॉमोडिटी का प्राइस है, खुद उस कॉमोडिटी का प्राइस है। और किस उस कॉमोडिटी के प्राइस का उसकी डिमांड पे कैसा रिलेशन है बच्चों? आपको सीधा सीधा याद कर लेना है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक। दूसरा फैक्टर जो किसी कॉमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट डालता है वो दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। अब ये रिलेटेड कॉमोडिटीज कौन सी होती है, या रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं इसको, आपने पढ़ा हुआ है रिलेटेड गुड्स। ये रिलेटेड गुड्स, इसका इफेक्ट कैसा होगा? तो मैंने लिखा है डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके की होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन। अब सर ये क्या है? क्योंकि इस टॉपिक पे भी अक्सर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको
गुड्स के पेयर्स दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस में, आपको पहचानना है कि ये दो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे पूछेगा। तो आओ पहले हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं। फिर हम ये भी बात कर लेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी, उस पर भी बात करेंगे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हमने बोला सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले जरा हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स हम कहेंगे दोज गुड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये इसका सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर ये नहीं तो ये मिलेगा, ये नहीं तो हम इससे काम चला लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है दोज गुड्स which can be used at the place of one another, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो रही है, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकती हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है जी सर, एग्जाम्पल्स। तो फॉर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ में, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। टी एंड कॉफी, दोनों क्या है, बेवरेजेस है, हॉट ड्रिंक्स हैं, बेवरेज बोलते हैं इनको, बेवरेजेस हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो अगर टी अवेलेबल नहीं है, आप टी चाय के शौकीन है लेकिन चाय नहीं है तो, और सर्दियों का टाइम है या बारिश है, मौसम सुहाना है, पकोड़े बने हुए हैं, तो चाय और पकोड़े का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। नहीं है चाय तो दूसरा अल्टरनेटिव है कॉफ़ी। हाँ, आप कहोगे कि सर इतना, मैं फिर बोलूँगा कि सब्स्टिट्यूट के अंदर भी क्या होता है, एक डिग्री होती है। या तो कुछ कॉमोडिटीज एक दूसरे की बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं या पुअर सब्स्टिट्यूट होती हैं। तो टी एंड कॉफी आर नॉट सो मच क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये पुअर सब्स्टिट्यूट ही कहलाएंगी। कई बार ऐसा देखा गया है, जो कॉफी पीने वाला है वो इतनी आसानी से टी पे नहीं जाता, वो कहता है कोई बात नहीं 2 घंटे बाद ले लूंगा, आगे चल के देखते हैं कहीं और देखेंगे मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा, तो आप काम चला सकते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट हैं, बट उतने ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट काम चल सकता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स की, अब कोल्ड ड्रिंक्स में भी मैं कहूँ पेप्सी, कोक, तो ये तो बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गए, है ना। पेप्सी और कोक जो है ये क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गए ना। पेप्सी, कोक, थम्स अप, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अक्सर आपने देखा होगा इंडिया में शादी ब्याह में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल लगा हुआ है, तो
अब वहाँ पर आपको क्या पता है कि वो ग्लासेस में डाल के रख देते हैं आपके सामने। तो मोस्टली इंडियंस हम लोग जो हैं शादी पार्टी में आप जाते हैं देखते हैं कि स्टॉल लगाए वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही है, तो मोस्टली तो यही बोलते हैं भैया काली वाली दे दो या वाइट दे दो या ऑरेंज दे दो। कौन वहाँ पर जाके बोलता, हाँ दुकान पे खरीदने जाओगे तो बोलोगे भैया पेप्सी दे दे, कोका कोला दे दे, थम्स अप दे दे। और वहाँ भी हमने देखा है कि हम पेप्सी लेने गए, उसने बोला पेप्सी नहीं है कोक है, हालांकि और भी है उसके पास लिम्का भी है, उसके पास माजा भी है, उसके पास स्लाइस भी है, उसके पास फैंटा भी है, लेकिन पेप्सी नहीं है। तो आप कहोगे कि और क्या है, तो उसने कहा ये सब है, तो उसका कोक दे दे, फिर थम्स अप दे दे, क्योंकि आपका मतलब वो काली वाली से है ना। तो काली वाली, जैसे मैंने बोला शादी में जाके बोलते हैं मोस्टली काली दे दे, सफ़ेद दे दे, ऑरेंज दे दे। तो पेप्सी और कोक आर वेरी मच क्लोज सब्सिट्यूट है। ऐसे तो कोल्ड ड्रिंक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम बोल सकते हैं कि पेप्सी एंड लिम्का दोनों ही क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है, लेकिन उतनी सब्सिट्यूट है, लेकिन उतनी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। अगर पेप्सी के अलावा आपको थम्स अप कोका कोला नहीं मिल रहा है, फिर आप देखोगे कि चल फिर या तो फैंटा ले लेते हैं या लिम्का ले लेते हैं, है ना। हाँ, ऐसी अगर मैं बात करूं माजा, स्लाइस और क्या आती है फ्रूटी, ऑल दीज आर मैंगो ड्रिंक्स ना, तो ये भी क्या है आपस में वेरी मच क्लोज सब्सिट्यूट। माजा नहीं है तो स्लाइस दे दे भाई, स्लाइस देख लें, फ्रूटी, है ना, दीज आर वेरी मच क्लोज सब्सिट्यूट। ऐसे ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, सिर्फ इन्हीं पे नहीं, आप भी देख सकते हैं। तो अब आप खुद सोचें, अपने दिमाग पे जोर डालें कि सब्सिट्यूट गुड्स क्या हैं, वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं, थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों से बाहर निकल आएँ, कोल्ड ड्रिंक्स और बेवरेज से, और क्या हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ बॉल पेन एंड इंक पेन या जेल पेन, तो ये क्या है, सब्सिट्यूट है। अब आप कहोगे सर क्या पेन और पेंसिल सब्सिट्यूट है? बिल्कुल है, लिखने का काम करेंगी, लेकिन उतने क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, पुअर सब्सिट्यूट है। आपको कोई चीज़ बहुत अभी रिसेंटली जल्दी से बिल्कुल नोट डाउन करनी है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, कहीं पर है, आपको उसको फटाफट नोट डाउन करना है, आप ढूंढ रहे हैं, पेन नहीं मिलेगा, आपको पेंसिल मिलेगी, आप उसी से लिख लेंगे, भाई बाद में फेयर कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो काम तो चला ना, पेन की जगह पेंसिल से भी काम चला ना नोट डाउन करने का। सो पेन पेंसिल भी सब्सिट्यूट है, लेकिन उतनी अच्छी, उतनी क्लोज परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पेन पेंसिल हो सकता है, बॉल पेन जेल पेन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, सब्सिट्यूट है। अब जरा बात करते हैं कि सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस का किसी गिवन कॉमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो वहां अगर गुड्स आपस में सब्सिट्यूट है तो एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने का दूसरी गुड की डिमांड पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो डायरेक्ट इफेक्ट कैसे होगा, तो जरा उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इफेक्ट ऐसे होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं टी और दूसरी तरफ कॉफ़ी की, तो मैं फिर बोल रहा हूं, अब हम टी की डिमांड देख रहे हैं और इधर प्राइस ऑफ कॉफ़ी देख रहे हैं। तो कॉफ़ी के प्राइस में चेंज होने का टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लेकिन फिर वही बोलूँगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट सेट्रिस पेरिबस, तो प्राइस ऑफ टी जो है वो सेम है। हम ये मान रहे हैं कि प्राइस ऑफ टी सेम है, कांस्टेंट है। ऐसे में अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने लग जाए, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है कि मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं वो कॉफ़ी रोज़ पीते थे, दिन में 2 बार 3 बार पीते थे, तो कम कर देंगे, एक बार कम कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़, इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो उसका इफेक्ट टी की डिमांड पे क्या होगा ये देखना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी उसके कंपेटिवली में क्या होगी, उसके कंपैरिजन में और सस्ती हो जाएगी, चीपर हो जाएगी, दोनों के बीच में प्राइस गैप आ गया, तो इसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी क्योंकि वो इसकी तरफ आ जाएंगे। तो इसका प्राइस अगर बढ़ रहा है कॉफ़ी का तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होने लग जाए,
टी का प्राइस उतने का उतना ही है, कॉफ़ी सस्ती होने लग जाए तो वो लोग जो पहले महंगी होने की वजह से नहीं अफोर्ड कर रहे थे वो भी सोचेंगे कि चलो यार कभी कभी हम भी चख के देख लें कॉफ़ी कैसी होती है, दिन में एक बार तो कॉफ़ी पी ही लें क्योंकि सस्ती हो रही है। और चाय का प्राइस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो पहले जितना था अब भी है। तो कुछ लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, या यूं बोलूं कि इन पे भी तो लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब यहाँ डिमांड कम हुई तो कंज्यूमर कहाँ जाएंगे, दूसरी कॉमोडिटी पे जाएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि कॉफ़ी के प्राइस में और टी की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, एंड वाइसे वर्सा। अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाता है तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई तो उसका ऑल्टरनेट टी के से शिफ्ट होकर कुछ कंज्यूमर यहाँ आ गए होंगे, तो टी की डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा अल्टीमेटली कि कॉफ़ी के प्राइस में और टी की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का किसी गिवन कॉमोडिटी की डिमांड पे हमेशा कैसा इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, राइट। कैसा इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे दूसरी कॉमोडिटी की, दूसरे टाइप की रिलेटेड गुड्स की, और वो दूसरे टाइप के रिलेटेड गुड्स है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती क्या है सर, अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ यूज हो रही हैं, या यूं कह सकते हैं विच हैव जॉइंट डिमांड। इनकी डिमांड कैसी है, जॉइंट डिमांड है, यानी एक साथ डिमांड हो रही है इनकी। तो ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल से चलने वाली कार है तो कार एंड पेट्रोल, डीजल से चलने वाली कार है तो डीजल एंड पेट्रोल, सॉरी डीजल एंड कार। तो फ्यूल हो गया, मतलब पेट्रोल डीजल सीएनजी क्या है, फ्यूल है। तो जो गाड़ी जिस फ्यूल से चलती है वो उसका, तो दोनों एक साथ यूज होंगी। बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, और बिना गाड़ी के पेट्रोल का कोई यूज़ नहीं है। पेट्रोल कहीं यूज़ करोगे, अगर व्हीकल नहीं है तो पेट्रोल लेके क्या करोगे, पीना थोड़ी है उसको, पी के थोड़ी चलोगे। तो कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, है ना। इसके तो बहुत सभी उसके भी बहुत एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हैं जो आप एक साथ यूज कर रहे हैं। मोबाइल फोन एंड चार्जर, एलईडी या एलसीडी टीवी, रिमोट, एसी एंड रिमोट, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम एक साथ यूज कर रहे हैं। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ टी एंड शुगर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। एक कप चाय बनानी है तो उसमें टी लीव्स भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ब्रेड एंड बटर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ब्रेड एंड जैम एक साथ यूज हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पजामा एंड नाड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर नाड़े की जगह इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इलास्टिक का सब्सिट्यूट हो गया नाड़ा, कि अगर नाड़ा नहीं है पजामे में डालने के लिए तो इलास्टिक ले लो, इलास्टिक नहीं है तो नाड़ा डाल लो, तो वो आपस में सब्सिट्यूट हो गए। बट पजामा एंड नाड़ा या पजामा एंड इलास्टिक
आर द कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। शूज एंड सॉक्स, आप शूज पहनते हैं उसके नीचे जुराबे पहनते हैं साथ में, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां पर हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक कॉमोडिटी के प्राइस के चेंज होने का दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है इनवर्स। कैसा? इनवर्स। तो अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं कार और यहां पर लिख लेता हूं पेट्रोल, कार का प्राइस सेम है, प्राइस ऑफ द कार रिमेन्स कांस्टेंट, इस पे मैंने बार लगा दिया ऊपर, मतलब कांस्टेंट है, तो प्राइस कार का सेम है। अब हमें देखना है कि इसकी डिमांड और इसके प्राइस, पेट्रोल के प्राइस का, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो आपको पता है पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो सबसे पहले पेट्रोल की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, लॉ ऑफ डिमांड पहला फैक्टर। तो जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल की डिमांड कैसे कम होगी कि जो लोग पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे वो लोग आने वाले टाइम पीरियड में ड्रॉप कर देंगे आइडिया, दे विल स्विच ओवर टू द डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक पे जाएंगे। तो धीरे धीरे कार की डिमांड, जो पेट्रोल से चलने वाली कार है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो इसकी डिमांड, पेट्रोल की खुद की डिमांड बढ़ेगी, यानी लोग पेट्रोल से चलने वाली कार ही खरीदना फिर प्रेफर करेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर कि पेट्रोल के प्राइस का कार की डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो कार की डिमांड कम हो रही है। कौन सी कार की बात कर रहा हूं मैं? जो पेट्रोल से चलने वाली कार है, सभी कारों की बात नहीं कर रहा मैं, आप कहीं इसमें डीजल सीएनजी वाली भी समझ लें। और पेट्रोल का प्राइस कम हुआ तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ध्यान रहेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइस का किसी कॉमोडिटी की डिमांड पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट या इनवर्स, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिलेटेड है, ईदर दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, जो भी हमने पीछे देखा। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने दो फैक्टर्स, यहाँ पर दो फैक्टर्स के बारे में बात की कि किसी भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, तो किसी भी डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें हमने दो फैक्टर्स डिमांड के पढ़े, एक तो खुद प्राइस ऑफ द कमोडिटी और दूसरा फैक्टर हमने डिस्कस किया प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। बाकी के फैक्टर्स हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूशन में हम चलेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड को पूरा करेंगे, बाकी के फैक्टर्स भी डिटेल में समझने हैं हमने, उनको करेंगे। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बच्चा।